गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 21 जून है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोग के लिए पीटी मेंस और इंटरव्यू और कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया उसे हम लोग कवर करेंगे, आगे देखेंगे। जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए वो महत्वपूर्ण है। साथ से साथ जितने भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग फिल करते हैं जिसमें केवल पीटी फैक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं उसको भी हम लोग आगे देखते हुए बढ़ेंगे। तो ये यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को भी दबाएं और कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण सुझाव के साथ साथ पीटी फैक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, सीमा पर शांति बिना चीन के साथ रिश्ते समान नहीं है। अमेरिकी दौरे से पहले प्रधानमंत्री के द्वारा ये बातें की गई है और ज़रूरी था, क्योंकि विदेश मंत्रालय की तरफ से, विदेश मंत्री की तरफ से लगातार ये सब बातें बोली जा रही थी। पर आपको राष्ट्र प्रमुख जो प्रमुख हैं, जो कार्यशील प्रमुख हैं, उनके द्वारा ये बातें समान तौर पर अभी तक नहीं बोली गई थी, जिससे बहुत से अस्पष्टता नीति को देख अस्पष्ट स्थितियां देखने को मिल रही थी सभी जगह, राजनीतिक पार्टियों में और लोगों की तरह विदेशी मीडिया में। तो ये सब चीज़ें चलिए अब स्पष्ट हो गया है। तो ये जो टॉपिक है आप लोगों को यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में आएगा, द्विपक्षीय संबंध और भारत अमेरिकी संबंध से टॉपिक संबंध करेगा। चीन के भी साथ संबंध होंगे, तो सभी पर मैंने पहले न्यूज एनालिसिस करा चुका हूँ। उसके स्टैटिक्स पार्ट पर भारत अमेरिका संबंध को लेकर भी, चीन को लेकर भी संबंध, ताइवान के मामले में मैंने कवर कराया था आप लोगों को। तो बहुत सी चीज़ों को कवर कराया गया, बस ध्यान रखना न्यू अपडेट हो रहे उसको आप लोग ऐड करते चलिएगा अपने की नोट्स में। तो बातें क्या की गई है कि दो टूक शब्दों में कहा गया है। दो टूक कहने का मतलब है कि स्पष्ट शब्दों में कहा गया है, सीधी बात की गई है, नो बकवास बात की गई है, ठीक है ना। कि चीन के साथ मौजूदा तनाव भरे रिश्ते तभी समान बनाया जा सकता है जब सीमा में अमन और शांति स्थापित हो। भारत का मूल यही उद्देश्य रहता है कि भारत के साथ जो भी सीमा साझा करता है, जो भी देश सीमा साझा करता है, उस क्षेत्रों में क्या होना, पहले अमन लाओ, शांति स्थापित करो, तब तो वार्ताएं साथ में चलेगी, व्यापार साथ में चलेगा। यही बात होती है, ताकि देश की एक संप्रभुता और भौगोलिक अखंडता को बहुत जरूरी मानते भारत की अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे संबंधित बातें को स्पष्ट किया गया। अब यहाँ दो तीन चीज़ बात कीजिएगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल है जो अमेरिका की समाचार पत्र है, उसने साक्षात्कार में यह कहा गया है, बातें की गई है। एस जयशंकर कई बार ये सब बातें बोलते थे, याद रखिएगा। तो उसको लेकर बहुत सी अस्पष्टता थी कि विदेश मंत्रालय कुछ कह रहा है, अभी तक प्रधानमंत्री के द्वारा कुछ बातें स्पष्ट नहीं की गई है। तो अब वो भी कंट्राडिक्शन जो था वो समाप्त हो चुका है। अब दोनों के संबंध, दोनों के राय अब एक जैसे देखने को मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें आप लोग अपडेट रखिएगा। अब याद रखिएगा 2020 की स्थिति पहले की ही बातें की गई है। 2020 में जो स्थिति थी एलएसी पर, वो बातें की गई। पीएम मोदी की यूक्रेन विवाद पर बातें की गई, जो पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तटस्थ रहने की बात करता है भारत, और भारत यूक्रेन के विवाद के समाधान के लिए कूटनीतिक संबंध की बात करता है, ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं। साथ ही साथ यह आलोचना किया गया है, मुझे लगता है कि अमेरिका के ज़्यादा लोग ऐसा मानते होंगे, विश्व के ऊपर भरोसा है, ये बात के संदर्भ में बातें की जा रही है। भारत सबसे बड़ी प्राथमिकता शांति है, ये बातें लगातार भारत शुरुआत से दौर से ही कहता है इन सब चीज़ों को लेकर। तो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कैसे इन सब चीज़ों को लेकर हम आगे बात कर सकते हैं। अब भारत कुछ पिछले वर्ष ही बात ये बोला था, बाली सम्मेलन से पूर्व, G20 सम्मेलन जो बाली में हुआ था उसमें ही बोला था कि यह युग युद्ध का नहीं है, जिसे सभी देशों ने सराहना किया था। मैंने उस पर न्यूज़ भी एनालिसिस किया हूँ आप लोगों को। तो ध्यान रखिएगा, उस घोषणा के बाद भारत की जो वैश्विक स्थिति है और भी बदली थी। और जो लगातार भारत का डिमांड इन क्षेत्रों में हो रहा है जहां पर इस प्रकार के युद्ध, और हाल ही में देखेंगे यूक्रेन ने भी डिमांड किया भारत तटस्थ बने इस युद्ध को रोकने के लिए, ये सब उभर कर सामने आए हैं। तो सारे आपको आपको क्या है, भूमि तैयार हो चुका है, बैकग्राउंड तैयार हो चुका है भारत और अमेरिका के रिश्तों को बेहतर बनाने का प्रयास है। क्योंकि अमेरिकी अमेरिकी क्या कर रहा है, अमेरिकी विचारधारा क्या कह रही है। विश्व के मानचित्र की हम बात करें तो एक मानचित्र में थोड़ा छोटा सा क्रिएट करूँ आपको, ठीक है ना। उत्तरी दक्षिणी अमेरिका हो गया, ये अफ्रीका मान लीजिए आप, उसके बाद ये यूरोप मान लीजिए, फिर उसके बाद भारतीय कंटिनेंट हो गया, ऑस्ट्रेलिया ये सबसे अंत में मान लीजिए, स्पेस नहीं है फिर भी मैं इसे कवर कर लूँ। ध्यान रखिएगा, भारत अमेरिका शिफ्टिंग कर रहा है, कहाँ जा रहा है, साउथ पोल में जाना चाहता है। साउथ जो
अफ्रीकी कंट्री में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। साथ ही साथ यूक्रेन के मामले में यूरोप में भारत अमेरिका नाटो प्लस का कॉन्सेप्ट भारत के संदर्भ में लाना चाह रहा है। इसका रीजन पहले भी मैंने बताया क्यों भारत को शामिल करना चाहता है, क्योंकि लोकतांत्रिक संदर्भों को समझाया जा सके और भी चीज़ें हैं, बिग मार्केट का कॉन्सेप्ट है वो भी अपनाया जा सके। तो बैकग्राउंड में ये सब चीज़ें ध्यान में रखिएगा, जब भी प्रश्न पूछेगा तो अपने बैकग्राउंड में इन सब चीज़ों को लेकर जरूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बात करेंगे, देखिए मुद्दा यहाँ पर यह भी उभरा है कि भारत विश्व में कहीं अधिक व्यापक भूमिका का अधिकारी है। मैंने कुछ दिन पहले ही बात की थी, आप लोगों को याद होगा कि मैंने बोला था कि जितना भारत का विशाल विशाल डायलेमा है उससे उसे कम जगह दिया गया है। वो यूएन का मंच हो या अन्य द्विपक्षीय संबंधों की बात की जा रही है, तो इसे धीरे धीरे सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही कुछ खास टर्मोलॉजी है जिसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। जैसे आतंकवाद के संदर्भ में छद्म युद्ध, विस्तारवादी जैसी दुनिया जैसी कई समस्याओं, शीत युद्ध के दौरान बनाई गई वैश्विक संस्थाओं की विफलता को जोड़ा और कहा कि किसी भी वजह से छोटे और क्षेत्रीय समूह का विलय हुआ। तो ध्यान रखिए उसको अस्तित्व देना बहुत जरूरी है। जैसे यूएन में भारत की भागीदारी की बात की जाती है, अन्य मंचों पर भारत की भागीदारी की बात की जाती है, तो अभी भी कहीं ना कहीं संस्थाएं हैं ना, भारत के साथ वो बर्ताव नहीं करता जो उसे उस लायक उसके लिए वाजिब है। तो थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कीजिए, ये सब चीजें उभर कर सामने आई है, ठीक है। अब चलिए इसी से रिलेटेड न्यूज है नीचे, उससे हम लोग देख लेंगे, उसके बाद न्यूज एनालिसिस करेंगे। जैसे वैश्विक चुनौतियों के सामने एक साथ है भारत अमेरिका, प्रधानमंत्री के द्वारा बातें की गई। ये भी टॉपिक सेम आएगा उसी में, बीपीएससी के जीएस पेपर 2 और बीपीएससी वाले पेपर में कहाँ आएगा, बीपीएससी का पेपर 1 में आएगा, जहाँ पर आईआर का पार्ट है, ठीक है ना, इंटरनेशनल रिलेशनशिप का पार्ट है, वहाँ पर पूछेगा प्रश्न, तो आप लोग कवर कीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं, इसमें कुछ बातों को किया गया जो मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूँ, ऐसा नहीं कि नई बातें मैं आप लोग आज पढ़िएगा आप लोग। जैसे मैंने कुछ खास टर्मोलॉजी की चर्चा पहले ही कर चुका हूँ। जो भी बात अमेरिका के साथ रिश्ते को लेकर है, वो क्वाड का मुद्दा हो, इंडियन पैसिफिक का मुद्दा हो, फिर उसके बाद नाटो प्लस का कॉन्सेप्ट हो, सभी पर चर्चा हो चुकी है। बशर्ते आप लोग कितना एक्टिव मोड में काम किए वो आप पर डिपेंड करता है। तो ध्यान रखिएगा, अमेरिकी दौरे पर कितने हैं, आपको 21 से 23 जून के अमेरिकी दौरे पर रहेंगे। उसके बाद 24 और 25 को कहाँ जाएंगे, मिस्र जाएंगे प्रधानमंत्री। तो आप लोग पीटी फैक्ट के तौर पर इसे याद रखिएगा। मौजूदा वैश्विक चुनौती का सामना करने के लिए भारत अमेरिका मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ खड़े, ऐसी बातें की गई है। अब ध्यान रखिएगा, रक्षा जो भी जिस क्षेत्र में समझौता होने वाला है, हालांकि कल के बाद स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि अभी तो हम लोग को पता नहीं ना, हम लोग आकलन कर सकते हैं ना, और वेट करेंगे किन किन मुद्दों पर किस संदर्भ में समझौता हुआ है। पर क्षेत्र कौन कौन से, रक्षा है, अत्याधुनिक तकनीक है, कारोबार है, हिंद प्रशांत क्षेत्र है, के अहम मुद्दों पर चर्चा होगी और समझौते भी होंगे। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति बाइडेन अपने कार्यकाल में अभी तक सिर्फ फ्रांस के राष्ट्रपति एमुअल मैक्रोन को, दक्षिण कोरिया के यूएन जोल को और राजकीय यात्रा पर बुलाया है। तीसरे व्यक्ति होंगे जो भारतीय प्रधानमंत्री, जो अमेरिका के राष्ट्रपति, जो वर्तमान राष्ट्रपति है, वो अपने राजकीय दौरे पर बुलाएंगे, ठीक है ना। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना है, कवर रखना है, ठीक है। पहले हम बात करेंगे लोकतंत्र विविधता। देखिए कुछ खास खास टर्मिनोलॉजी यूज किया गया, उसे जरूर याद रखिएगा। सभी पर चर्चा हो चुकी है, ऐसा नहीं कि पहली बार आप लोग ये सब चीज़ें सुनने को आ रही है, तो समझने में दिक्कत होगी। तो लोकतंत्र विविधता और आज़ादी के साझा मूल्यों पर आधारित रिश्तों पर मजबूत मिलेगी, ऐसी बातें की जा रही है अमेरिका में। तो ये लोकतंत्र की विविधता क्या है, लोकतंत्र विविधता क्या है, आज़ादी क्या है, साझा समूह क्या है, तो ये सब चीज़ें आप लोग स्वयं से सोचिएगा, उसे आंसर राइटिंग करने का प्रयास कीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट बातें की गई है, किन किन मुद्दों, किन किन द्विपक्षीय संबंधों और G20 शिखर सम्मेलन, क्वाड, इंडिया। देखिए IFEF की मैंने भी चर्चा की, हाल ही में आप लोगों को पिक्चर दिया था स्लाइड में, याद होगा, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी। तो ध्यान रखिएगा, इन सब चीज़ों को लेकर पहले भी मैं चर्चा कर चुका, ऐसा नहीं कि एक आप लोगों को पहली बार ये सब शब्द देखने को मिल रहा होगा। PDF में अवेलेबल कराया गया है, PDF में जो पेड ग्रुप के मेंबर हैं उनको PDF में अवेलेबल कराया गया स्लाइड के साथ, कौन किस में शामिल है। मैंने आप लोग को एक स्लाइड दिया था, याद है, बॉक्स में 4 तरीके का स्लाइड होगा, ऐसा स्लाइड एक होगा, मुझे स्लाइड तक याद है, अगर आप लोग अगर नहीं याद रखते वो अलग मैटर है। मुझे ये स्लाइड आप लोग को दिया याद है, जिसमें इंडो
इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक की बात की गई है, क्वाड की बात की गई, आसियान की बात की गई है, RCEP की बात की गई। याद है, वो PDF आपको दिया गया है, तो वो जाके देखिएगा मैप में फिर से कि मुद्दे क्या हैं और मुद्दे क्या हैं और उस पर क्या सरकार काम कर रही है, सभी पर चर्चा की गई है। तो आप उन मुद्दों को देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात की गई इसी में, सभी क्षेत्रों में हम रिश्तों से ज़्यादा पगार बनाने का प्रयास करें, मजबूत करने का प्रयास करें। कारोबार में हम बात करेंगे तो याद रखिएगा 2022-23 की बात की जाए, गत वर्ष के आंकड़ों की, वित्तीय वर्ष की, तो 7.65% से हमारा व्यापार बढ़ रहा है भारत का अमेरिका के साथ, और 16.621 के आसपास शायद आयात बढ़ रहा है। तो ये आंकड़े आपको याद रखिएगा। और भारत सरप्लस है, इसमें आयात कम करता है, निर्यात अधिक करता है, और ज़्यादा का अंतर नहीं है, 2.16 मिलियन का शायद आयात का अंतर है। ये आंकड़ों को देख लीजिएगा, पहले मैं चर्चा कर चुका हूँ। ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा, इसी के अतिरिक्त क्रिटिकल और न्यू इमर्जिंग तकनीकों के साथ साथ क्या करेगा, रिश्तों को, द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने का नया आयाम दिया जाएगा। नए नए क्षेत्र डेवलप किए जा रहे हैं जिसको हम शामिल कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त औद्योगिक उत्पादन, अंतरिक्ष, क्वांटम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का बात किया गया है। तो आप लोगों को जब अमेरिका भारत रिश्ते कराए गए थे, वहाँ पर सभी चीज चर्चा की गई थी, अमूमन सभी बिंदुओं पर। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। और दिसंबर, देखिए PT फैक्ट आपको यहाँ भी मिल गया कि दिसंबर 2014 में अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस समारोह की शुरुआत की गई थी भारत के पहल पर, यहाँ योग समारोह का हिस्सा लेकर उत्सुक है। और ध्यान रखिएगा, इसके साथ भारत के इस रिश्ते में, इस संबंध में एलन मस्क सहित करीब 2 दर्जन अमेरिकी दिग्गज जो हैं, व्यापारी हैं, भारत से मिलेंगे, भारत के प्रधानमंत्री से मिलेंगे। तो बहुत से नए रास्ते, नए विकल्प ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। तो इसे समझने का प्रयास। चलिए, क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिखिएगा जो एक्टिव मोड में स्टूडेंट रहते हैं। भारत अमेरिका के नजदीक आने के वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जो वर्तमान में परिदृश्य रूप से दिख रहे हैं, वर्तमान में परिदृश्य रूप से दिख रहे हैं, स्पष्ट करें। इसको 150 शब्दों में लिखिएगा। बस क्या करना है, आपको भूमिका लिखना है, भूमिका के बाद कुछ पॉइंट को आप ऐड कर सकते हैं, साथ में डायरेक्ट कौन कौन से मुद्दे हैं पॉइंट वाइज लिखिएगा, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं लिखिएगा। कल आपने आंसर लिखा है जो मैंने NCERT के सिलेबस के बारे में बात की थी, तो रूबी जी ने क्या किया, पूरा कॉपी पेस्ट कर दिए, कुछ बातों को, अपनी बातों को लिख के कॉपी पेस्ट कर दिए। और S बेगम जी क्या की है, आपने किनको, जो मूल थीम होना चाहिए था वही नहीं आपने शामिल किया है, और लोगों ने नहीं भेजा, तो और लोग बुद्धिमान लोग हैं तो उन लोगों की बात ही छोड़ देनी है। तो बाकी जो लोग हैं, तो आप प्रयास कीजिएगा किन मुद्दों को शामिल करना है, किन मुद्दों को शामिल नहीं करना है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो डिमांड कर रहा है वही सप्लाई करना, उसके अतिरिक्त बातें करना ही नहीं है। कल मैंने आपसे क्या कहा था, NCERT का जो एक्टोरियल आया है, पहले जो बात की गई है उसके अनुसार और वर्तमान में जो बातें की जा रही है, आपकी समझ क्या विकसित हुई है। तो समझ के बारे में बात की जा रही थी ना, कि समझ विकसित क्या हुई है। तो रूबी जी ने क्या किया, रूबी जी ने किया है कि जो आर्टिकल था उसी में बहुत सी बातों को वहाँ से उठा के लिख दिए। और S बेगम जी गुजरात से हैं, तो उनके द्वारा क्या किया गया, उनके द्वारा उन मुद्दों को हटा दिया गया जो इस पाठ्यक्रम से जुड़े हुए मुद्दे थे। तो प्रयास कीजिएगा कुछ चीज़ों को तो लिखना, कुछ चीज़ों को नहीं लिखना है। तो थोड़ा सा एक्टिव मोड में अच्छे तरीके से प्रयास और लगातार प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं कि नाम ले लिया तो आप लोग को थोड़ा सा कष्ट हो जाना चाहिए। बस सुधार कीजिए, सुधार कीजिएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो सिलेक्शन होने के बाद मुझे ज़रूर याद कीजिएगा कि सर ने क्या बोला था, क्या क्या किन किन गलतियों को पकड़ते थे। अभी पता नहीं चलेगा कि क्या हम बता रहे हैं, अभी तो हवा में बातें चल रही होंगी सबको ना, कि क्या गलतियां होती है, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। बस प्रयास यह कीजिएगा जो बताया जा रहा है उसको जीवन में उतार लीजिए, बहुत कम गलतियों को करते हुए आगे सक्सेस लीजिएगा। ठीक है ना। अब देखिए, एक टॉपिक है, यह बहुत ही इनोवेटिव तकनीक लाया जा रहा है जिसमें भारत क्या कर रहा है, फ्लेक्स इंजन आएगा, जो जिसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा, यह UPSC के GS पेपर 3 में R&D में टॉपिक में आएगा। जो हम हर क्षेत्र में R&D करते हैं ना, जैसे इकोनॉमी वाले पार्ट में, वहाँ पर R&D वाले पार्ट में आएगा, तो इसे आप लोग कवर कीजिएगा। ठीक है। जिसमें बात की जा रही है कि फ्लेक्स इंजन की गाड़ियाँ लाई जाएगी जो एथेनॉल से चलती है।
एथेनॉल से चलती है। एथेनॉल आपको पता होगा, एथेनॉल भारत मुद्दा बनाए हुए जिसके आधार पर पेट्रोल में मिलाकर बेचना है, और धीरे धीरे हम एथेनॉल आधारित ऊर्जा जो यूज होता है पेट्रोल के तौर पर, उसे हम यूज करेंगे ताकि हम कार्बन न्यूट्रल भी हो सके, कम खपत भी, कम मुद्रा का पे करना पड़े, तो ये सब चीज़ों समस्या निदान कर पाए। तो देखिए ध्यान रखिएगा, इसके लिए इथेनॉल से चालित करने के लिए फ्लैक्स इंजन की आवश्यकता होती है। तो एथेनॉल पंप लगाया जाएगा जो पेट्रोल भाव के वर्तमान मूल्य से 15 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, ये कहीं ना कहीं क्या होगा कि डिमांड और सप्लाई के चेन को प्रभावित करेगा। तो प्रश्न तो बनता ही है, तो याद रखिएगा इसको कवर करना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कि अगर एथेनॉल, हाइड्रोजन और सीएनजी बनाएंगे तो इससे इंपोर्ट खर्च किए गए 16 लाख करोड़ रुपए 10 किसानों में से 10 लाख किसानों को प्राप्त होंगे। तो यह देश का किसान अन्नदाता से अब ऊर्जादाता होगा। इसके लिए बातें की जा रही है, क्योंकि होगा कि अभी हम लोग क्या करते हैं, एथेनॉल और हाइड्रोजन सीएनजी बनाने के लिए इंपोर्ट करते, दूसरे देशों से लाते हैं, तो 16 लाख करोड़ रुपया खर्च होता है। अगर वो देश में ही बनेगा तो 10 लाख करोड़ रुपया क्या होगा, वो किसानों के हाथों में जाएगा, विभिन्न वर्गों के हाथों में जाएगा। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये भी आपसे प्रश्न किया जा सकता है। उसके करनाल ग्रीनफील्ड 6 लेन रेल परियोजना का उद्घाटन किया गया इनके द्वारा, और बातें की गई। और साथ में याद रखिए, पानीपत में इंडियन ऑयल के द्वारा पराली के 1 लाख टन बायो एथेनॉल में और 150 टन बायो बिटमेस कोल तार बनाने का प्रयोग शुरू किया गया। और इस पर जब ये शुरू किया गया था, मैंने न्यूज भी एनालिसिस किया था, अगर आप लोग को याद होगा तो बताइएगा। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा एक्टिव मोड में देखना, और कोई चीज़ नहीं है, ध्यान रखिएगा। बस एक्टिव मोड में रहिएगा तो सफलता मिल जाएगा, नहीं तो सुस्त रहिएगा तो फिर समस्याएं तो विकट होगी ही ना। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया जिसमें बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती पर होंगे पंचायत चुनाव। कुछ नए नए विकल्प यहाँ देखने को मिल रहे हैं, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि सुरक्षा का जो मुद्दा है राज्य की एक सबसे बड़ी गंभीर समस्या के रूप में उभरी है। जहां पर पंचायत के चुनावों के लिए सीआरपीएफ जैसे केंद्रीय बलों की को तैनाती के लिए सुप्रीम कोर्ट जब आदेश दे रहा है, तो इसका मतलब समझिए दाल में बहुत काला हो गया, यह समस्या बहुत विकट ही होगी। तो ये सब मुद्दों के कारण सुप्रीम कोर्ट जब आदेश पारित कर रहा है, तो इसकी गंभीरता को समझा जा सकता है। एक कॉन्सेप्ट वहाँ हुआ, जैसे वाम मोर्चा के दौर में, वाम दल जब वहाँ था, तो क्या होता है, कोई चुनाव में लड़ता तो उसके घर के आगे सफ़ेद कपड़ा रख दिया जाता, जैसे धोती होता है ना, सफ़ेद कपड़ा, कफन जिसे हम लोग बोलते हैं, सफ़ेद कफन, और फूल रख दिया जाता, ताकि वो यह सूचित किया जा सके, यह बताया जा सके कि आपको चुनाव नहीं लड़ना, अगर चुनावी प्रक्रिया में भाग लेते हैं तो आपकी हत्या कर दी जाएगी, और संबंधित जो उनके आश्रित होंगे, जैसे पत्नी होंगे, तो वो विधवा हो जाएंगी। तो देखिए, बात होती है कि समस्या समझने की जरूरत है। सरकार किसी की भी रही, सरकार आती है जाती है, व्यवस्थाएं कायम रहती हैं, ठीक है ना। सरकार आएंगी जाएंगी, पर व्यवस्थाएं हमेशा कायम रहेंगी। तो व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए, जैसे लोकतांत्रिक मान्यताओं को स्थापित रखने के लिए, संगठन संविधान को बनाए रखने के लिए, हमें तो न्यूनतम तो कार्यक्रम करना ही होगा ना, जिसके आधार पर हम इन सब चीज़ों को समाप्त कर सके। अब सरकार अब ये सिरे से नकार दे, अलग मैटर है, पर ध्यान रखिएगा, ये सरकार के प्राथमिकता का केंद्र बिंदु होता है सुरक्षा। तो यह इसलिए केंद्रीय बलों की नियुक्ति की जाएगी और बातें की गई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, आपको ध्यान रखिएगा कि यूपीएससी के जीएस पेपर 2 सरकार की नीतियों में ये टॉपिक शामिल होगा। सिलेबस को लेकर नहीं, पैटर्न को लेकर बातें की जा रही है। जो पैटर्न, कौन सा पैटर्न, एग्जाम पैटर्न को लेकर, जो अंक प्रदान किए जाते हैं, अलग अलग बोर्ड में अलग अलग अंक दिए जाते हैं, जिसके आधार पर बहुत से डिस्क्रिमिनेशन केंद्रीय यूनिवर्सिटियों में देखने को मिल जाता है। मैं खुद इसका जीता जागता एग्जाम्पल हूँ, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा सा सरकार को चाहिए कि वर्तमान पीढ़ी को वैसे थोड़ा सा समस्याओं का सामना न करना पड़े, जिससे उनकी योग्यता कम हो जाए। योग्यता का जो मानक तय करने वाले अंशसाधन है, उन तक वहां तक पहुंचने का अवसर ही न प्राप्त हो सके। इसके में सबसे बड़ा बाधा क्या है, अंकों को दिया जाना। बोर्ड और 12th में जो अंक दिए जाते हैं अन्य बोर्डों के द्वारा, वो एक सबसे बड़ी समस्या है। जैसे आपको यूपी में, जैसे देखिए 16 राज्यों ने सहमति व्यक्त की है इस प्रकार के मानकों को तय करने, जहां पर 1 अंक दिए जाएंगे, 1 अंक के आधार पर सबों का निर्धारण किया जाएगा।
इससे लाभ क्या होगा, इसी के साथ साथ ध्यान रखिए केंद्रीय बैंक ने केंद्रीय मूल्यांकन नियामक एक परख को राज्यों के द्वारा समर्थन मिला। परख क्या करता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता ताकि एक ही आधार पर सभी का आकलन किया जा सके। तो इस पर विचार विमर्श कर रहा 16 राज्यों ने समर्थन किया है और कुछ राज्यों ने ना तो नहीं बोला है पर बोला है कि हमको सोचने समझने का समय दो। तो उम्मीद है कि यह योजना लागू किया जाएगा ताकि राज्यों में, देखिए क्या होता है कि बड़े राज्य, एक राज्य दूसरे राज्यों के छात्रों का में बड़ा अंतर नहीं दिखेगा इसके आने के बाद। ऐसा पहले क्या होता था, देखिए यहाँ पे स्थिति है कि 10वीं में उत्तर प्रदेश और बंगाल में 63% से ज्यादा छात्र 80% अंक प्राप्त करते हैं। 100 में से 63 लड़के ऐसे हैं, बच्चे ऐसे हैं जो क्या करेंगे, 80% अंक प्राप्त करेंगे। कहाँ पर, बंगाल और उड़ीसा में। और स्थिति क्या है बंगाल और उड़ीसा की, आप लोग को पता होगा शिक्षा के क्षेत्र में। तो इन सब चीजों को लेकर समझने का प्रयास कीजिएगा। जबकि असम और पंजाब में 80% अंक हासिल करने वाले छात्रों के प्रतिशत मात्र 19% है। कहाँ आपको 63%, कहाँ 19%, सोच के देखिए। तो अर्थात कहने का अर्थ है कि हरियाणा का जो, असम और पंजाब का जो सिलेबस होगा टफ होगा, बच्चे उसको अंक को प्राप्त नहीं कर पा रहे। वहीं पर कुछ स्थितियां 12वीं में भी बोर्ड में भी देखी गई, जहां पर उत्तर प्रदेश में 58%, 80% से अधिक अंक लाते हैं। वहीं वहीं उड़ीसा और हरियाणा में 80% अंक लाने वाले छात्रों की संख्या मात्र 23% है। तो यह क्या स्पष्ट करता, असमानता को स्पष्ट करता। मान लीजिए हरियाणा, उड़ीसा और हरियाणा का बच्चा कहीं जाता है केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराने के लिए, तो जहां पर प्रतिशत की संख्या क्या होगी, आपको 90+ होगी, तो क्या यह जा पाएंगे, सोच के देखिएगा कितने प्रतिशत लोग जा पाएंगे। मात्र आपको जो आंकड़े दे रहे हैं उसी के प्रतिशत के अनुपात में जा पाएंगे। तो यह भी एक समस्या, तो इसे समाधान ढूंढने का प्रयास किया गया है और कुछ नहीं है, बस परख याद रखिएगा, परख के द्वारा यह व्यवस्था लाई गई है। इन सब चीजों को कवर करते चलना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आगे। आप लोग युक्ति IAS का ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कीजिएगा, बहुत सी चीज़ें की जा रही है। अभी समाधान सीरीज चलेगा 4 PM से समाधान सीरीज। देखिए क्या क्या होता है। सुबह आपको 8 बजे, 9 बजे आपको 9 AM में आपको क्या होता है, 9 AM में DCA की क्लास होती है। 11 बजे तक आपको दैनिक जागरण DGNA की क्लासेज होती है। 4 PM में समाधान सीरीज में आपको MCQ करंट का चलाया जाता है। उसके बाद आपको फिर रात में अब चलाया जाएगा और एक सीरीज और चलाया जाएगा MCQ, जो टॉपिक वाइज MCQ सीरीज चलता था वो जल्द से जल्द स्टार्ट होगा और क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी ऐप पर। तो आप लोग जरूर युक्ति IAS से जुड़िए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जो भी टारगेटेड बैच थे वो आपको चलेंगे ऐप पर ही। अब यूट्यूब पर नहीं चलेगा वो, तो उसके लिए प्रयास जारी है। तो जल्द से जल्द उसकी घोषणा कर दिए, शेड्यूल जारी कर दी जाएगी। बाकी चीज़ें यूट्यूब पर चलेंगी, जैसे दैनिक जागरण चलेगी, MCQ सीरीज चलेगा और आपको दैनिक जागरण जो सीरीज है वो। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। आज भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा वीकनेस लग रहा है, कुछ लगता है, दिखाना पड़ेगा डॉक्टर को जाके जल्द ही। कल गया था, नॉर्मल दवा दिया था लोग। अब देखिए वही बात मैं जो सफ़ेद साड़ी वाली बात कर रहा था, सफ़ेद कपड़ा दिया था, वामपंथ वाला कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, उसे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। बंगाल में इन विवादों को लेकर एक कॉन्सेप्ट चलाया गया है। क्या चलाया गया, शांति कक्ष, पीस रूम बनाया गया बंगाल के राजभवन में, जिसका नेतृत्व कावेरी नामक महिला कर रही है, टेलीफोन ऑपरेटर। तो सब PT फैक्ट है, प्रश्न पूछ सकता है PCS के लेवल पर। इन सब चीज़ों को कवर करते चलिएगा। PT फैक्ट तो आप लोग निकाल ही सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब सीधे नीचे आ जाइए, बीच में कुछ नहीं, बहुत राजनीतिक चीज़ें दी गई हैं। अब देखिए यही बात बोली जाती है, सरकार अपने निर्णय तो लेने के लिए स्वतंत्र है, पर कुछ चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। एक ही पार्टी है, 2 राज्यों में शासन कर रही, दिल्ली में कर रही है, एक पंजाब में कर रही है ना। दोनों की नीतियां कितना परिवर्तन है समझिएगा। केंद्र में अध्यादेश लाता है केंद्र सरकार, तो दिल्ली की सरकार क्या बोलती है, यह आपातकाल वाली स्थिति है, संवैधान लोकतांत्रिक मान्यताओं को समाप्त करने वाली स्थिति है। बहुत अनर्गल बातें की जाती है, एन केन प्राकेन बातें की जाती है। अब यही
राज्य सरकार पंजाब क्या करती है, एक विधेयक पास कर रही है जिसमें केंद्रीय जो अभिकर्ता है राज्यपाल होते हैं, जो सहयोग की स्थिति लाते हैं, वो हर राज्यों में क्या है, राज्य का कुलाधिपति होते हैं, अर्थात विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं। तो बस पंजाब और हरियाणा को छोड़कर सभी राज्यों में अभी तक कि जो शिक्षा व्यवस्था है विश्वविद्यालय का, उसका कुलपति क्या होते हैं, कुलपति कौन होते हैं, गवर्नर होते हैं। इस परंपरा को इन्होंने तोड़ते हुए क्या किया, एक विधेयक पारित किया जिसमें अब मुख्यमंत्री होगा राज्यपाल की जगह चांसलर विश्वविद्यालय के। तो बताइए, अब तो आम आदमी पार्टी को बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि अपने अधिकारों की बात कर रही है, संशोधन की बात करें। अब केंद्र विरोध करेगा, प्रदर्शन करेगा, पब्लिक इससे बात करेगी तो तुरंत लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। इसलिए मैं बोलता था पहले कि शासन में आना और शासन चलाना और शासन का सत्ताभ्यास करना, तीनों अलग अलग अर्थ है। मैं लगातार ये बातें बोलता था ना। जब आप एक तरफ किसी मुद्दे को लेकर विवाद क्रिएट कर रहे हैं, उसी मुद्दे से संबंधित चीजों पर अगर आपका समर्थन प्राप्त हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके नियत में खोट हो नजर आ जाती है। अब ये इसलिए मैं बता रहा हूँ समझने के प्रयास से, और कुछ नहीं कि इसे आप यूपीएससी एस्पिरेंट न्यूट्रल तो होना ही है ना, पर एक व्यू आपको मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से सिस्टम चलता है। तो आप अनायुक्त रूप से या अंधभक्तियों की तरह किसी पर विश्वास मत कीजिएगा कि हाँ कोई पार्टी विशेष ऐसे कर रही है तो एकदम संपूर्ण सत्य होगा, या कोई पार्टी विशेष बोल रही है तो संपूर्ण झूठ ही होगा। ठीक है ना। सोचिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझ चुके होंगे कि आपको क्या करना है, न्यूट्रल भूमिका में रहना है। अगर विवाद प्रदर्शन पूछेगा कि मान लीजिए दिल्ली में क्या केंद्र सरकार अधिकारों का हनन कर रही, केंद्रीय शक्तियां राज्य के शक्तियों का, केंद्र शासित प्रदेश की शक्तियों का हनन कर रही है, तो आप इसी का एग्जाम्पल देके आप कंट्राडिक्शन करा सकते हैं। नहीं सर ऐसा नहीं है, ये समान प्रक्रिया मानी जाती है। जैसे कि पंजाब में किया गया, बंगाल में किया गया, वो अपने शासनादेश को अब देखना है कि इससे राजनीतिक असर, प्रशासनिक असर और हमारे लिए सिलेबस में क्या क्या चीज़ों को लेकर कवर होता है, इस पर क्या निर्णय आएगा, अंतिम निर्णय क्या आएगा, क्या राज्यपाल इस बिल को पारित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये भी सब भी तो देखना होगा ना। अब एक और देखिए कि जो डीजीपी रैंक के जो अधिकारी होंगे अस्थायी नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग पर के पैनल को भेजने का यह पहले चलन था, होता था, लगातार अब जरूरत नहीं होगी पंजाब में। अब इनको अगर ट्रांसफर करना, किसी पर नियुक्ति करना, पदस्थापित करना, वो राज्य की सरकार करेगी। तो शक्तियों का तो हनन ये भी तो कर रहे हैं अपने स्तर पर ना, पर ये करेंगे तो सभी ठीक है। जब केंद्र करेगी राज्यों पर तो राज्य, केंद्र हमेशा दबाव में रहता है कि नहीं हमारे अधिकारों का, हमारे संघवादी स्वरूप का हनन किया जा रहा है। ये केवल आम आदमी पार्टी की बात नहीं है, दिल्ली की बात नहीं है, ये समग्र राज्यों की बात है। राज्य अपने स्तर पर परिवर्तन कर देगा, पर जब केंद्र करना चाहेगा तो तुरंत संघवादी कॉन्सेप्ट पर सवालिया निशान हो जाएगा। तो ये समझने वाली बात है। और ये इसका कंट्राडिक्शन या तो आप चेक एंड बैलेंस तभी क्रिएट कर पाइएगा जब आप संघवादी स्वरूप में किसी का एग्जाम्पल प्रूव कर पाइएगा। समझ में आ गया जो बातें मैं करना चाह रहा हूँ। बाकी कहानियां सब आप लोगों को पता ही होगा, जो बातें पहले मैं कह चुका हूँ कितनी दफा। देखिए योग दिवस के बारे में, आज योग दिवस 21 जून, तो ध्यान रखिएगा योग दिवस को लेकर चर्चाएं हो रही है, तो आपको जिज्ञासा है तो इसे जरूर पढ़िएगा। ठीक है, नहीं जिज्ञासा वो मत पढ़िए। बहुत से आंकड़े दिए होंगे, उससे जरूर कवर कर सकते हैं। अब धोखे और लालच में मंत्रांतन एक सनक है। मैंने कुछ दिन पहले ही कुछ बातें बोला था जिसको समझ नहीं, नासुर बनेगा कुछ दिन में हमारे देश का। इस प्रवृत्ति ने दो वर्गों को इतना विरोधी प्रवृत्ति के रूप में सामने ला दिया है, जिससे है ना सरकार इसमें अहम भूमिका अदा कर रही है, सरकार के तंत्र अहम भूमिका अदा कर रही है। समय पर चीजें नहीं होती है, उसका समाधान नहीं ढूंढा जाता है, तो ये समाज पर नासुर बनता है। देखिए आप विश्व में सबसे ज्यादा कन्वर्जन रेट किसका आप लोगों को पता होगा, ईसाई का है, पर इसकी हल्ला उतनी नहीं होती है। पर जैसे ही हिंदू मुस्लिम कन्वर्जन की बात होती है, तुरंत सोशल मीडिया से लेकर सभी जगह चर्चाएं होने लगती हैं। आदिवासियों का कन्वर्जन होता है तो उतनी चर्चाएं आपको समाज में नहीं देखने को मिल जाएगी सोशल मीडिया पर या प्रथम पंक्ति के मीडिया पर। जैसे मुस्लिम की बात आती है, हिंदू की बात आती है, तो ये मुद्दे उभर कर सामने आता है, और दोनों पक्ष इसके लिए जिम्मेवार है, केवल एक पक्ष को नहीं बोला जा सकता है। तो यहाँ पर जो सनक प्रवृत्ति के जो लोग हैं दोनों में,
वो अधिक जिम्मेदार, और इस पर राज्य ना सख्ती से निर्णय नहीं लेती है, सख्ती से निर्णय नहीं लेती है, वो अपने रोटियां सेकती है, राजनीतिक रोटियां सेकती है। अब देखिए, कोई सरकार लाई थी निर्णय की धर्मांतरण जैसे मुद्दे अगर छल बल कपट से होता है, किसी प्रकार का प्रलोभन से 10 साल से अधिक का सजा दिया जाएगा। बातें सही थी, अगर छल कपट, अगर कोई समान इच्छा से समान तरीके से कोई किधर जा रहा है, वो किस आचरण को मान रहा है, इसके लिए संविधान उसे स्वतंत्रता देती है। पर अब कुत्ते की बेल्ट बांध कर आप बोलिएगा कि तुम मियाँ बन जाओ, मियाँ भाई बन जाओ, तो ये कहीं ना कहीं छल बल कपट है ना। अब कोई हिंदू बोलेगा कि जय श्री राम बोलो तुम बन जाओ, हिंदू बन जाए, तो ये भी छल बल कपट है। तो ऐसे दोनों सनक वाले प्रवृत्तियों के लिए क्या होना चाहिए, सजा का प्रावधान कठोर होना चाहिए। और मैं शुरू से, जब से मैं क्लास करवा रहा हूँ आप लोग को, मैं क्या बोलता हूँ, व्यवस्थाओं को सही रखना है तो कठोर नियम होने चाहिए, ताकि उसके रूह तक समझ में आ जाए कि नहीं, मैं अगर ऐसा काम करूंगा तो क्या होगा, मुझ पर सख्त से सख्त कानून लागू होगा। पर यहाँ क्या होता है, राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं, राजनीतिक अवसर ढूंढे जाते हैं दोनों पक्षों के द्वारा। ध्यान रखिएगा मैं जो बातें बोल रहा हूँ, इसी के संदर्भ में ध्यान रखिएगा, और इस बैकग्राउंड को देखिएगा, इस लेख को पढ़ने के बाद आपको यही समझ में आएगा। रीजन है ये, काफी हकीकत भी आपको है। अब सोच के देखिए ना, कोई आता है केवल अल्लाह मात्र के कह देने से, कोई कोई डिबेट में आता है, ठीक ना, डिबेट होता है, डिबेट होता है। एक व्यक्ति जो मुस्लिम है, मुस्लिम है, उसने भारतीय भारतीय संस्कृति के बारे में, भारतीय देवताओं के बारे में अनाप शनाप बोल दिया, तो किस कोई देश में विरोध प्रदर्शन इसका नहीं किया। पर उसी में प्रतिकार में एक महिला ने कुछ बोल दिया अल्लाह के बारे में, अल्लाह के बारे में, तुरंत उस वर्ग के लोगों को सनक सनक में पैदा हो गए। पर इसने नहीं समझा कि उसने क्या व्यक्ति विशेष ने किया, कि इसका भी गला काटने के लिए आतुर थे, नहीं थे। तो यही कॉन्सेप्ट सनक प्रवृत्ति लेकर जाती, पहले डिबेट लाइए। हम और उन अवसरों पर नहीं जी रहे, हम उन संदर्भों में नहीं जी रहे हैं जहां पर मार काट वाला कॉन्सेप्ट था। अब हम समानता लोकतांत्रिक मान्यताओं वाले युग में जी रहे हैं। पर यहाँ हर बातें आपको ना थोड़ा सा बौद्धिकता के आधार पर लानी होगी, नहीं तो क्या होगा, हम स्वयं के प्यासे हो जाएंगे। मैंने एक कॉन्सेप्ट भी बताया था, इस प्रकार की सनक प्रवृत्ति लोगों का अंत कहाँ होगा। मैंने बताया था, विश्व पूरा मुस्लिम समुदाय हो जाए, पूरा मुस्लिम समुदाय, चलो आप ही लोग हो जाओ, मान के चलते हैं, उस समय किसका खून करोगे, उसमें स्वयं का ही खून करना शुरू करोगे, क्योंकि कोई ना कोई तो विरोध करेगा उस समय ना। तो अपने ही अपने लोगों का विरोध करोगे। इसका जीता जागता एग्जाम्पल पूरा अरब कंट्री आपको देखते हो, सीरिया, अरबिया, सीरिया है, तुर्की है, ईरान है, इराक है, क्या है, सब जगह आईएसआई क्या कर रहा है, अपने ही लोगों को मार रहा है, अपने धर्म। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अपने ही लोगों का खून कत्लेआम कर रहा है। रीजन यही समझिएगा, बेसिक स्ट्रक्चर समझ गए तो उसका समाधान ढूंढने में आसानी हो जाएगा कि क्या बातें हो रही है। बस ध्यान यह रखना है कि आपने उन आदर्शों को समझ पा रहे जो मांग, सप्लाई और डिमांड है, उसको सप्लाई जिस संदर्भ में करना। सनक प्रवृत्ति का कोई भी उपाय नहीं, बस एक कठोर नियम होना चाहिए, जिसके आने के बाद उसे लागू होने तक, उसे रूह तक समझ में, और इसमें सामाजिक बहिष्कार करना जरूरी है। अब मैंने एक दिन बोला था, स्वयं महिला लोग स्वयं आकलन करेंगे, आप लोग स्वयं। मैंने हिजाब के बारे में आप लोगों को समझाया था, हिजाब के बारे में बताया था, यह मूल प्रवृत्ति संविधान का, इस्लाम का नहीं है, यह समय परिस्थिति के अनुसार आया हुआ एक आचरण है आपके धर्मों में। तो आचरण को एक मूल बना देना, उस मौलिक इस्लाम को ही आपको क्या दिखा रहे हैं, उसके इस्लाम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दे रहे हैं। उसके मूलाधार में था ही नहीं, यह बहुत जगह, और यह पुरुष और महिला दोनों के लिए हिजाब होता है। अब अरब कंट्रियों में जाइए, जहां से इसका जन्म हुआ है इस्लाम का, वहां बात कीजिएगा। अब भारत में इसका तो कॉन्सेप्ट लेके नहीं आ पाइएगा ना। अब भारत के लोग कट्टरपंथी विचारधारा को विरोध करते हैं, क्योंकि जो कन्वर्टेड होता है, एक बात याद रखिए, बुरा लगे अच्छा लगे, जो स्थितियां हैं, जो कॉन्सेप्ट, उसी के अनुसार समझ पाइएगा ना। जो कन्वर्ट होता है वो हमेशा कट्टर प्रवृत्ति को बनाए रखने के लिए क्या करता है, अपनी अपनी कट्टरता को स्थित करने के लिए, अर्थात हम उस वर्ग के तरफ ज्यादा क्या कह सकते हैं उसको, ज्यादा मानने वाले या डिवोटेड है, तो इसके लिए जितनी मांग नहीं है उससे अधिक है ना, वो सामने वाला दिखाएगा।
इसी गलतियों में ये देखने को मिल जाता है कि जितना अरब में जितना विवाद नहीं है इसको लेकर, उससे ज्यादा कहीं भारत विवाद देखने को मिलता है। हिजाब को लेकर अरब में उतना विवाद नहीं है जितना भारत में है। मंदिर निर्माण को लेकर जितना विवाद भारत में है उतना विवाद अरब के कंट्रियों में नहीं है। अभी आपको देख रहे होंगे सऊदी यूएई के द्वारा एकदम शांति से चीजें की गई। अगर वहां स्थापित किया जाता है तो बातें की जा रही, जैसे ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में देख रहे, पाकिस्तान में चीजें देख रहे होंगे और इंडिया में देख रहे होंगे। इन मंदिर निर्माण की बात हो तो पूरा सिस्टम ही लोकतांत्रिक मान्यताओं को लेकर हवा बहाई के इस निंदा की बात हो जाएगी, बहुत सी चीजें हो जाएगी। इसे समझिएगा, मेरा मूल मकसद यह है कि आप यह समझ पाए कि कट्टर प्रवृत्ति के जो लोग हैं उसका विरोध करिए। जब तक यह समाज में कायम रहेगा यह स्वयं के प्यासे होंगे। कल कब आप ही के वर्ग के लोग आपके गले पर कब चाकू रख देंगे आपको एहसास नहीं होगा। और ऐसा हुआ भी है। किसी ने कर्नाटका में पिछले वर्ष चुनाव, लोकसभा चुनाव के दौरान किसी कर्नाटका ने बीजेपी को वोट दे दिया, मुस्लिम समुदाय के कुछ एक युवा ने, तो उस मुस्लिम समुदाय के लोग ने उसका गला काटा है। इस केस स्टडी है ना, तो सोच के देखिए क्या ये वैचारिक स्वतंत्रता उस व्यक्ति को नहीं होना चाहिए कि नहीं उसको किसको वोट देना है, जबकि लोकतंत्र के संविधान हमें यही आशा देता, हमें यह स्वतंत्रता देता, हम किसी को भी वोट दे सकते हैं। केवल वोट मात दे देने से कर्नाटका केरल में ऐसा विवाद हो सकता है, तो सोच के देखिएगा। तो यहाँ पर तो बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र है, तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे कठोर और जो संकुचित विचारधारा के लोग का है, आप ही के वर्ग जब तक आके उसका विरोध नहीं करेंगे। आप जाके पढ़िए, देखिएगा रिजवान अहमद को रिटायर्ड है, मेजर है, अभी वकालत भी कर रहे हैं, साथ में बहुत से डिबेट में आते। रिजवान अहमद को जाके सुनिएगा यूट्यूब पर, उनकी मौलिकता में कितना बेहतर है, विचारों में कितनी मौलिकता है, उसको समझने का प्रयास किया। उन्होंने एक बात बोली, मुझे आज तक उनके सभी डिबेट में सबसे बेहतर समाधान नजर आया कि हिंदुओं को क्यों डरना चाहिए, हिंदुओं को क्यों डर नहीं लग रहा, हिंदुओं को क्यों डरना चाहिए। सब इस डिबेट में आया था कि अखंड भारत में भारत कितना वर्ग किलोमीटर था, अफगानिस्तान से लेकर आपको म्यांमार तक था। उस आंकड़े को किसने डिमोलाइज किया है? मुस्लिम आक्रांताओं ने किया है। फिर भी भारत के हिंदू सहिष्णु है और डर किसको लग रहा है? मुस्लिम को लग रहा है। आज स्थिति भारत की ऐसी है। उस रिजवान अहमद जो मुस्लिम है स्वयं यह कह रहा है कि हमारे पूर्वजों ने ये गलती किया है और वर्तमान पीढ़ी के मुसलमान उसको क्या कर रहे हैं, उसको समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं कि हमारी गलतियां क्या हुई है। अगर उसको सुधारेगा तभी बेहतर समाज होगा, नहीं तो विरोध प्रदर्शन। आपको एक कॉन्सेप्ट तो बताया ना, वाद है, प्रतिवाद है, संवाद है। तो वाद कर दिए तो प्रतिवाद भी होगा, तो संवाद कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। तो इसलिए रिजवान अहमद जैसे जो लोकतांत्रिक मान्यताओं को बढ़ावा देने की बात करते, उनकी डिबेट्स को सुनिए आप लोग, तो आपके विचारों में मौलिकता आएगा, आपके विचारों में सहजता आएगी, आपके विचारों में विश्वव्यापी संदर्भ देखने को मिलेगा कि क्या ये वास्तविक रूप से सही है, नहीं है। बाकी आचरण के आप तो जो कर सकते, जैसे एक कॉन्सेप्ट आप भी याद रखिएगा कि आस्था और व्यवस्था में अंतर होता है। व्यवस्था में अंतर होता है। आस्था होता है कि आप व्यक्तिगत रूप से किस चीज को मान रहे हो, वो आपकी व्यक्तिगत आस्था, उस पर कोई व्यक्ति विशेष आप पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। व्यवस्था यह है कि संविधान और नियम में जो व्यवस्थाएं कायम की गई उसको लागू करने के लिए आप कितना प्रतिबद्ध है। जैसे इसका एग्जाम्पल कहाँ से समझ सकते हैं आप? जैसे संसद निर्माण हुआ था, यह आरोप लगाया जाता है ना पीएम के द्वारा, पीएम पर, और पीएम संसद में जो प्रवृत्ति अपनाई गई उस पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है कि पीएम व्यक्तिगत रूप से हिंदू मान्यताओं को मानते हैं। तो इनकी क्या है? आस्था है। व्यक्तिगत रूप से क्यों नहीं मानेंगे, उनकी आस्था है। पर जैसे ही संसद का निर्माण हुआ व्यवस्था के तहत, संविधान के नियमों के तहत, एक्ट के नियमों तहत, तो जितने भारत में धर्मावलंबी हैं सभी के विचारों को संसद के भवन पर पढ़ा गया। वो हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, जैन का हो, पारसी का, सभी धर्मावलंबी के लोग जाके वहां पर अपना पाठ किए थे। तो ये संविधान की व्यवस्था है।
इसे समझने की जरूरत होगी आपको। और पीएम जो करते हैं वो उनकी व्यक्तिगत आस्था है, तो जब तक आस्था और व्यवस्था आपको नहीं समझ में आएगी तब तक आप इसी तरह कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा देंगे। आपका इस्लाम मानना, इस्लाम का कॉन्सेप्ट को अपनाना आपकी आस्था जरूर हो सकती है, ये व्यवस्था नहीं हो सकती है। ऐसे ही हिंदू धर्म में व्यक्तिगत आपके हिंदू धर्म मानना आपकी आस्था हो सकती है, व्यवस्था नहीं हो सकती है। क्लियर? तो इन चीज को समझिएगा, आस्था और व्यवस्था को कॉन्सेप्ट को समझ जाइएगा तो आप चीजों को समझने में आसानी होगी। बाकी बुद्धिमान तो आप लोग हो ही, क्या इतने तो बुद्धिमान हो गए इतना दिन से क्लास कर रहे हो। क्लास का है, अब देखिए गलत सेंस ले जाने के लिए बहुत से लोग बोलेंगे राजनीति पॉलिटिक्स बाजी बातें की जा रही, और जब तक आप इन सब चीज़ों को नहीं समझिएगा तब तक आप उत्तर ही नहीं दे पाइएगा। अब मैं इंटरव्यू में गया था, जिस दिन इंटरव्यू गया था, आज भी एक इंटरव्यू है मेरा सीडीपीओ का अपने ही प्लेटफॉर्म पर, तो प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। आपसे सोशल इशू के प्रश्न जब पूछे जाएंगे इसी प्रकार के डिबेट से पूछे जाएंगे, और आप उसमें अगर किसी प्रकार का चेक एंड बैलेंस कायम नहीं कर पाइएगा तो आप ऐसे ही बाहर, आपको कम नंबर दे दिया जाएगा, औसत नंबर दे दिया जाएगा, क्योंकि आप किताबी ज्ञानी तो जरूर बन चुके हैं पर आपके व्यवस्था, आस्था और व्यवस्था वाले कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि किसी का व्यक्ति आस्था क्या होता है, व्यवस्था क्या होता है। समझ गए मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ? अब नशा माफिया पे जीरो टॉलरेंस नीति पर नकेल करेगा, इस पर मैंने आप लोगों को पीडीएफ भी दिया हूँ, याद है ना पीडीएफ इस पर, ड्रग्स पर, भारत में ड्रग्स की अवैध ड्रग्स पर बात मैंने किया था कुछ दिन पहले ही दिया हूँ, अन अकेडमी पर पढ़ाया था वहाँ भी दिया हूँ। तो आप लोग क्या करना, उस पीडीएफ से सारी चीज़ों को कवर कर लेना। बाकी कहानियाँ वही बताई गई है, कितना टारगेट रखा गया है वहाँ पर मैंने कुछ और भी चीज़ें बताई गई थी, तो आप उसको कवर कर लेंगे। लक्ष्य रखा है भारत 50,000 करोड़ रुपये का ड्रग्स जलकर नष्ट किया जाएगा, और वर्ष 2000 पिछले वर्ष जो 25,000 करोड़ रुपये अधिक का ड्रग्स नष्ट किया गया। तो ये सब चीज़ें की गई, ये आंकड़े बता रहे हैं कि देश एक बार फिर आर्थिक जोड़कर ये सब सामने आया है, शक्तिशाली हुआ ये सब ड्रग्स माफिया लोग। तो ध्यान रखना है ये सब चीज़ों को, क्या करना आपको, पूर्ववर्ती जो पीडीएफ दिया गया युक्ति है इस पर, तो आप उससे कवर कर लेंगे, ठीक है ना। और कहानियाँ कुछ नहीं, बस वही बातें की गई हैं। बाकी कल फिर हम लोग मिलते हैं, उससे पहले एक न्यूज और है, नीचे आ जाइए। 21 जून आज है तो बड़ा दिन है, तो छोटी रात होगी आज के बाद। ये आंकड़े आपको यहाँ दिए गए, इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। आपको दिया गया ये ज्योग्राफी में 21 सितंबर 21 जून क्या होता है आप लोगों को पता होगा। 21 जून को लंबी अवधि होगी दिन की और छोटी रात होगी। वही दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, 22 दिसंबर को ऐसी स्थिति आती है। तो आप इसको थोड़ा सा कवर कर लेंगे, ठीक है ना। आज का दिन कितना होगा, 13 घंटा 44 मिनट का होगा, रात 10 घंटे 15 मिनट की होगी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो आपको थोड़ा सा कवर कर लेना है इसका पीटी फैक्ट को। बाकी चीज़ें कल फिर मिलते हैं। और दैनिक जागरण और बीपीएससी का जो आंसर राइटिंग हुआ है आज मैं लेट नाइट तक कॉपी शेयर कर दूंगा, क्योंकि 2 दिन से मैं थोड़ा अस्वस्थ था तो नहीं कर पाया, आज शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। तो कॉपरेट बनाए रखिएगा। फ्राइडे को आपको टेस्ट होगा, इसका बीपीएससी का टेस्ट होगा, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं बीपीएससी वाले में ज्वाइन कर लीजिएगा। कल हो सकता है दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस का होगा, आंसर राइटिंग उसका वीडियो एनालिसिस करा दूंगा कल। आज नहीं, आज कॉपी चेक कर लेता हूँ क्या इशू आप लोग का, क्या क्या आप लोगों ने लिखा देख लूंगा, तब कल कराऊंगा, ठीक है ना। और सभी चीज़ों को कवर कराया जाएगा धीरे धीरे। गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए चीज़ें अव्यवस्थ हो गए, जहाँ जाता हूँ आने जाने में समय शरीर हो जाता है अस्त व्यस्त, ठीक ना। एसी में रहने से नहीं होता, 10 मिनट आधा 1 घंटा बाहर जाता हूँ, जैसे क्लास लेने कहीं और जाता हूँ तो थोड़ा सा सिस्टम डैमेज हो जा रहा है। थोड़ा सा वेट कीजिए, बारिश हो जाने दीजिए तो सभी चीज़ें स्पीड हो जाएंगी क्लासेस, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर कल हम लोग नए वीडियो एनालिसिस तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।